नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी सतना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ये पटवारी और पीएससी दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने 30 क्वेश्चन को देख लिया था, उससे आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी? दाब की इकाई है, दबाव की इकाई है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम फार्मूले की बात करें तो P इक्वल टू फोर्स एरिया, जी भी याद रखिए। और इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल बल को दबाव कहा जाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। तो यह क्या कहलाता है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम का बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था या विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे जो पूछा गया है तो वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। यदि पूछा जाए कि गैलीलियो का जड़त्व नियम, तो न्यूटन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस। वो सेल्सियस में कितना होता है? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। और ये कहीं कहीं इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिखाया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्या कारण है? तो गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। वो किसके कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। और होता क्या है इसमें कि गर्मियों में जो होता है, वायुमंडल का जो जल होता है, जलवाष्प होता है, वो उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, जो वाष्पन की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और घड़े में छोटे छोटे रंध्र और छिद्र होते हैं जिनमें से पानी धीरे धीरे रिसता रहता है और जो क्या करता है? वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है। और यही कारण है कि घड़े का पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? न्यूनतम 17 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें होता है? निर्वात में। और यदि हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो कितना होता है? मीटर। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। किस पर निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य। इसका राइट आंसर तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से कौन सा यंत्र है? तो इसमें पेरिस्कोप जो होता है वो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र? पेरिस्कोप। नेक्स्ट देख लेते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? ये किए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। इसके अलावा एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, द्विफोक्सी लेंस का भी आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है? तो ग्राहम बेल की बात करें तो टेलीफोन और माइक्रोफोन का आविष्कार किया है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एक तत्व का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है? तो कौन सा तत्व है? ये जर्कोनियम है। जर्कोनियम का होना नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है, अनिवार्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूल के कण इत्यादि वगैरह सारे सम्मिलित रूप से रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या होती है? क्यूरी होती है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो परमाणु जो होता है उसके आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो उसमें आधारभूत और अवयव होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे आधारभूत अवयव पूछा गया है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कौन सा रेडियो आइसोटोप है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यदि हम 8.3 की बात करें तो ये किसका होता है? ये खाने का सोडा। खाने के सोडा का पीएच मान कितना होता है? 8.3। 6 किसका होता है? वर्षा के जल। वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है 6 होता है। 8.5 जो होता है ये किसका? समुद्री जल होता है। 8.5 पीएच मान। यहाँ पे पूछा गया रक्त का पीएच मान 7.4। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल की संख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये तीनों ही ईंधन तत्व हैं। जो हीलियम है ये ईंधन तत्व नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले रंग लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो सड़क के किनारे जो पीले लैंप लगे होते हैं, इसमें इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग इसमें होता है। किसका उपयोग होता है? सोडियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और यदि हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये भी याद रखिए, NaHCO3, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नींबू का डाई बैग रोग का कारण क्या है? नींबू में एक डाई बैग रोग होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तांबे की कमी के कारण होता है। जो नींबू का पेड़ जो होता है उसमें एक डाई बैग नामक एक रोग लगता है, और वो तांबे की कमी के कारण वो रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका के आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस बोला जाता है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनिर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अनिर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। अनिर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। और जीव विज्ञान की ये शाखाएं हैं, इनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण और भी फैक्ट हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को बोलते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं। तो इन सब जो विज्ञान की शाखाएं हैं इनको भी याद रखिएगा, जैसे पोमोलॉजी है फलों के अध्ययन को, एंथ्रोलॉजी है पुष्पों के अध्ययन को, फाइकोलॉजी है शैवालों के अध्ययन को, माइकोलॉजी है कवकों के अध्ययन को। तो ये सब भी याद रखिए, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? ये लैंड स्टेनर है। रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? लैंड स्टेनर है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टेनर। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90%। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? डी ब्रिज ने 1901 में। ये एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी ब्रिज। नेक्स्ट देख लेते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है। इस तरह से हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।